नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि टीफा स्कैन रिपोर्ट, जिसको एनॉमली स्कैन भी कहते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक टीफा स्कैन एनॉमली स्कैन की रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है वो 3 पेजेस में है। तो 1, 2, 3, तो ये 3 पेजेस में है, जो कि बहुत बड़ा रिपोर्ट है। तो ये जो टीफा स्कैन होता है, ये प्रेगनेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप इस टीफा स्कैन की रिपोर्ट को पढ़ने वाली हूँ और एक एक वर्ड को आपको पढ़ के समझाने वाली हूँ कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये जो टीफा स्कैन होता है वो प्रेगनेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है, जिसको करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के कौन से वीक में, किस सप्ताह में, किस महीने में आपको टीफा स्कैन, एनॉमली स्कैन करवाना ज़रूरी होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ये करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसकी क्या प्राइस होती है, कैसे इसको किया जाता है, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको कहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इस रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ती हूँ और सब कुछ आप सबको डिटेल में बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी की टीफा स्कैन रिपोर्ट है, जिसको एनॉमली स्कैन भी कहते हैं या फिर इसको सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो ये जो इस टीफा स्कैन रिपोर्ट है वो 3 पेजेस में है, 3 पेजेस में है। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सबसे कहूँगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। अगर आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप किया तो फिर आप सब कुछ क्लियर समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं इस स्कैन रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के बताती हूँ, समझाती हूँ कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसजी फीटल स्कैन, टीफा स्कैन। तो टीफा स्कैन को एनॉमली स्कैन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि सिंगल लाइव इंट्रा यूटेराइन फीटस, मतलब कि यूट्रस में, बच्चेदानी में सिंगल बेबी है और इंट्रा यूटेराइन फीटस है, यानी कि यूट्रस में है, बच्चेदानी में है। कई बार क्या होता है कि जो बेबी होता है, फीटस होता है, वो यूट्रस में ना होके यूट्रस के बाहर होता है, जिसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फीटस होता है वो यूट्रस में ना होके यूट्रस से बाहर अटैच होता है। तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि इस प्रेगनेंसी में फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर है, यानी कि अपने सही जगह पे है। तो इंट्रा यूटेराइन फीटस है। तो अगर आपके यूट्रस में, आपकी बच्चेदानी में सिंगल बेबी है तो सिंगल दिया होगा, ट्विंस बेबी है तो ट्विंस दिया होगा, ट्रिपलेट्स बेबी हैं तो ट्रिपलेट्स दिया होगा। अब यहाँ पे दिया है वेरिएबल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बेबी का जो पोजीशन है वो वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो रहा है एट द टाइम ऑफ द स्टडी, यानी कि जब ये स्कैन हो रहा है उस टाइम पे वेरिएबल प्रेजेंटेशन देखने को मिला है। अब फीटल मोमेंट्स आर नॉर्मल, यानी कि बेबी का जो मोमेंट्स है वो नॉर्मल है। अब हार्ट रेट जो है वो है 130 बीट्स पर मिनट रेगुलर। बेबी का जो हार्ट बीट है वो 130 बीट्स पर मिनट है, रेगुलर है। अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एस्टिमेटेड जेस्टेशनल एज अकॉर्डिंग टू, यानी कि जेस्टेशनल यानी कि गर्भावस्था का जो एज है, कितने दिन की प्रेगनेंसी है ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग
गर्भावस्था कितने समय की हुई है, प्रेगनेंसी का समय कितने दिन का हुआ है इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो चलिए जानते हैं कि अब ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं इन सब का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ दिया है बाईपेराइटल डायमीटर। तो बाईपेराइटल डायमीटर का मतलब होता है कि बेबी का जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी में एक बोन से दूसरे बोन के बीच का मेजरमेंट किया जाता है। जो जहाँ मैक्सिमम चौड़ाई होती है एक बोन से दूसरे बोन की, उसका मेजरमेंट किया जाता है और इससे बेबी का जो एस्टिमेटेड बॉडी वेट है उसको मेज़र करने के लिए ये बाईपेराइटल डायमीटर किया जाता है। तो इसको बोलते हैं बाईपेराइटल डायमीटर। अब दूसरा है हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस का मतलब होता है कि बेबी का जो हेड है, जो स्कल है, उसकी गोलाई को कहते हैं हेड सरकमफेरेंस। तो उसमें दिया गया है इस सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग कि ये 20 वीक्स 4 डेज की प्रेगनेंसी है और बाईपेराइटल डायमीटर में 21 वीक्स 2 डेज की प्रेगनेंसी दिखा रहा है। तो ये बाईपेराइटल डायमीटर हो गया, हेड सरकमफेरेंस हो गया। अब एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, यानी कि बच्चे का जो एब्डोमेन है, जो पेट है, उसका मेजरमेंट किया गया है कि वो सही से, बच्चे का जो एब्डोमेन है वो सही से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चे के हेड जो होता है, सर से ज़्यादा उसका पेट बड़ा हो जाता है, तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। तो बच्चे के एब्डोमेन का पैरामीटर वहाँ पे मेज़रमेंट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक्स 2 डेज की दिखा रही है। अब फीमर लेंथ क्या होता है? तो फीमर का मतलब होता है कि फीमर जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है, लंबी और स्ट्रॉन्ग बोन होती है, जो हमारे जांघों में होती है। तो उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो उसके फीमर लेंथ से क्या होता है कि बेबी के पूरे बॉडी का मेजरमेंट हो जाता है और उससे प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी हुई है। अब मीन जेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल यानी कि गर्भावस्था का कितना समय हुआ है, तो 20 वीक्स 3 डेज यहाँ पे। अब कई लोगों को समझ नहीं आता है कि ये प्लस माइनस क्यों दिया रहता है, प्लस माइनस 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब कैलकुलेटेड फीटल वेट जो है वो दिया गया है यहाँ पे। तो अप्रॉक्स 20 वीक्स में बच्चे का जो वेट है, बॉडी वेट, वो 340 ग्राम है यहाँ पे। अब EDD, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, तो 2 यहाँ पे एस्टिमेटेड डिलीवरी दी रहती हैं। एक डिलीवरी डेट जो होता है वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग दिया रहता है, यानी कि बच्चे का जो ग्रोथ हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रेगनेंसी कितने दिन की हुई है। तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रोथ पैरामीटर्स, जो यहाँ पे पैरामीटर्स जो देखा गया है उसके अकॉर्डिंग EDD जो है इतना दिया गया रहता है। अब एक EDD यहाँ पे दिया गया होगा कि EDD बाई LMP, यानी कि जो आपका लास्ट पीरियड आया था उस दिन का जो फर्स्ट डे होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आपको दिया रहता है। तो यहाँ पे आप सब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, एक डिलीवरी डेट ग्रोथ के अकॉर्डिंग दिया है, एक डिलीवरी डेट LMP के अकॉर्डिंग दिया है। तो इन दोनों EDD में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों को देख लीजिए, 1 दिन का डिफरेंस दिखा रहा है। आपके जो 2 EDD होते हैं, एक पैरामीटर, एक ग्रोथ पैरामीटर के अकॉर्डिंग और एक LMP के अकॉर्डिंग, तो उसमें 10 दिन का अगर कम ज़्यादा होता है तो चल जाता है। अगर उससे ज़्यादा दिन का, फिर तो आपके ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 2 EDD दिया है। अब यहाँ पे देखिए
ट्रांससेरिबेलर डायमीटर। ट्रांससेरिबेलर का मतलब होता है कि बच्चे के ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होता है वो ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो इसकी चौड़ाई मेजर की जाती है कि उसकी चौड़ाई क्या है, तो उसको कहते हैं ट्रांससेरिबेलर डायमीटर। तो यहाँ पे इतना दिया गया है, इसका मतलब जितना ग्रोथ हुआ है उतना यहाँ पे दिया गया होता है। अब यहाँ पे देखिए विथ यहाँ पे दिया है विथ ऑफ डायमीटर ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। विथ मतलब चौड़ाई मतलब लैटरल वेंट्रिकल क्या होता है कि ब्रेन का जो लार्जेस्ट कैविटी होती है उसको कहते हैं लैटरल वेंट्रिकल। उसे वो क्या होता है कि ब्रेन के फंक्शन को चेक करने के लिए जो ये लैटरल वेंट्रिकल होता है उसकी गहराई को मेज़र किया जाता है कि उसमें क्या होता है, उसमें क्या फंक्शन हो रहा है। अब इसको दिया है बिनोकुलर डिस्टेंस। तो बिनोकुलर डिस्टेंस को इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस भी कहते हैं। बिनोकुलर डिस्टेंस को इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी दोनों आईज जो होती हैं, दोनों आईज के प्यूपिल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों आईज के प्यूपिल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका मेज़रमेंट किया जाता है कि उसका ग्रोथ सही से हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए दिया है इंटेरोकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारी जो आँख होती है और आँख के जो पलक्स होते हैं, जो अपर लीड और लोअर लीड होता है, तो जहाँ पे ये दोनों जहाँ पे आई लीड होते हैं, जो अपर लीड और लोअर लीड आँख के, वो जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ का मेज़रमेंट किया जाता है कि वहाँ पे जो स्पेस है वो मतलब सही है, कम और ज़्यादा तो नहीं है, तो उसको कहते हैं इंटेरोकुलर डिस्टेंस। यानी कि हमारे आँख की लीड जो है, अपर लीड और लोअर लीड जहाँ पे मिलती है वहाँ का मेजरमेंट किया जाता है। अब अगला है नज़ल बोन लेंथ यानी कि नाक की जो हड्डी होती है उसका मेजरमेंट किया जाता है। अब डेप्थ ऑफ सिस्टेमा मैग्ना की जो गहराई है उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि यह एक जो सिस्टेमा मैग्ना होता है वह एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ जगह होता है जो ब्रेन में होता है, उसी की गहराई को मेजरमेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टेमा मैग्ना। अब आप सब यहाँ देख सकते हैं लेंथ ऑफ टीबिया। तो टीबिया का मतलब होता है कि जो हमारा घुटना होता है और घुटने के नीचे जो बोन होती है उसको कहते हैं टीबिया। तो उसका मेजरमेंट किया जाता है कि उसकी जो लंबाई है वो सही है कि नहीं। अब लेंथ ऑफ रेडियस हमारे हाथ में एल्बो के नीचे जो हमारी केहनी होती है उसके नीचे दो बोन्स होती हैं, एक अल्ना होता है, एक रेडियस होता है, तो उसमें रेडियस का मेजरमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो मेज़रमेंट है वो बोन्स का मेज़रमेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उसका मेज़रमेंट टीफा स्कैन में किया जाता है। अब आगे देखिए लिक्योर इज़ एडिक्वेट इन अमाउंट। लिक्योर का मतलब होता है कि जो लिक्विड होता है, तो यहाँ पे लिक्विड जो होता है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जो बच्चा होता है वो एक सैक में होता है और वो सैक का जो पाउच होता है वो पानी में तैरता रहता है, तो वो पानी जो होता है वहाँ पे यूट्रस के बच्चेदानी के अंदर उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो कम और ज़्यादा जब होता है तो यहाँ पे ना कम है ना ज़्यादा है, एडिक्वेट है, अमाउंट है यानी कि पर्याप्त है।
अब यहाँ पे प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, तो प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर अपर यूटेराइन सेगमेंट, यानी कि यूट्रस में बच्चेदानी में पीछे की साइड है, हमारे पीठ के साइड है बच्चेदानी में, और वो ऊपर है, तो अपर यूट्राइन यूट्रस के अपर सेगमेंट में है। इट्स मैच्योरिटी ग्रेड फर्स्ट। देखिए, कई लोग जानना चाहते हैं कि प्लेसेंटा मैच्योरिटी ग्रेड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो प्लेसेंटा होता है वो एक तरफ से मदर के यूट्रस से अटैच होता है, यूट्रस बच्चेदानी के वॉल से, और दूसरी तरफ से बेबी से अटैच होता है, जो बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, गर्भनाल होता है, वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। तो प्लेसेंटा एक मदर और फीटस का मेडिएटर होता है। तो जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होता है, फीटस का ग्रोथ होता है, वैसे वैसे प्लेसेंटा का भी ग्रोथ होता है। अगर प्लेसेंटा का ग्रोथ अच्छे से होगा तभी बेबी को, फीटस को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, उसको भरपूर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो जितना ग्रोथ फीटस का होना चाहिए उतना ही ग्रोथ प्लेसेंटा का होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि बच्चे का ग्रोथ खूब अच्छा हो रहा है और प्लेसेंटा का ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर प्लेसेंटा का ग्रोथ अच्छा होगा तभी फीटस का ग्रोथ अच्छा होगा। तो ग्रोथ जब अच्छा होता है तो वहाँ पे आता है फर्स्ट ग्रेड प्लेसेंटा, सेकेंड ग्रेड प्लेसेंटा और थर्ड ग्रेड प्लेसेंटा। तो ये 3 ग्रेड्स होते हैं प्लेसेंटा के। अब प्लेसेंटा थिकनेस इज नॉर्मल। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर प्लेसेंटा का ग्रोथ होगा तो वो पतला होगा, मोटा होगा, तो यहाँ पे थिकनेस इज नॉर्मल। तो उसकी जो प्लेसेंटा की जो मोटाई है वो मतलब थिकनेस इज नॉर्मल है। नो एविडेंस ऑफ रेट्रो प्लेसेंटल कलेक्शन, यानी कि रेट्रो प्लेसेंटल कलेक्शन यानी कि प्लेसेंटा में किसी तरह का कोई प्लेसेंटल मतलब कोई फ्लूइड होता है वो उसका कलेक्शन नहीं देखा गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनल ओस इज क्लोज्ड। कई बार क्या होता है, इंटरनल ओस का मतलब होता है कि जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होता है, वो एक गुब्बारे की जैसा होता है। तो जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो नीचे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लूप निकला होता है जिसको हम बांध देते हैं ताकि बलून से जो एयर है वो निकल ना जाए। तो वैसे ही यूट्रस होता है, बच्चेदानी होता है, तो वो कम्प्लीटली क्लोज होना चाहिए। यूट्रस का जो मुंह होता है वो क्लोज होना चाहिए। ओपन होगा तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है मदर्स को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको। तो यहाँ पे इंटरनल ओस जो है वो, इंटरनल ओस को सर्विक्स कहते हैं। जो यूट्रस की बच्चेदानी की ओपनिंग होती है उसको इंटरनल ओस का मतलब होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। तो सर्वाइकल लेंथ जो मैंने कहा कि यूट्रस जो होता है वो एक गुब्बारे की तरह होता है। जब गुब्बारा हम फुलाते हैं तो नीचे एक लूप टाइप होता है, तो उसका लेंथ यहाँ पे अपीयर नॉर्मल, उसकी लेंथ कितनी है तो वहाँ पे उसका लेंथ दिया रहता है। अब देयर इज नो एविडेंस ऑफ लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये स्कैन हुआ है तो कोई भी एविडेंस नहीं देखा गया है कॉर्ड अराउंड नेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो टेस्ट हुआ है उस टाइम पे बेबी के गले में उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो उसका गर्भनाल होता है, उसका कोई एविडेंस नहीं देखा गया है कि बच्चे में गर्भनाल जो है वो फंसा हुआ है। तो यहाँ पे ये दिया गया है। तो अब आगे देखिए, जो सेकंड पेज है उसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ फीटस। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को या फॉर्म को हम जब स्टडी करते हैं कि वो कैसा बना है, क्या उसकी साइज है, क्या उसका शेप है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिटेल।
तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिटेल का मतलब होता है कि जो फीटस है, जो यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल डिटेल क्या है, यानी कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी बनावट क्या है, उसके बाहरी जो ऑर्गन्स हैं उसकी बनावट कैसे हुई है। तो उस सारी चीज़ों का जो मेज़रमेंट है वो टीफा स्कैन में ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान टीफा स्कैन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। इसलिए होता है क्योंकि टीफा स्कैन में ही बच्चे की जो शारीरिक, मानसिक, उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उनकी कैसी बनावट हुई है, वो सही तरीके से डेवलप हुए हैं कि नहीं, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, सारी चीज़ें जो चेक की जाती हैं, मेज़र की जाती हैं, वो टीफा स्कैन के ही द्वारा की जाती हैं। इसलिए इसको टीफा स्कैन या एनोमली स्कैन भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो टीफा स्कैन होता है, एनोमली स्कैन होता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान कब होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टीफा स्कैन या एनोमली स्कैन जो होता है वो प्रेगनेंसी के 18 वीक से लेकर 22 वीक तक होता है। तो अब जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये जो एनोमली स्कैन होता है वो प्रेगनेंसी में 18 से लेकर 22 सप्ताह तक ही होता है। तो अगर कई बार क्या होता है कि कई बार जो ये टीफा स्कैन में बच्चे में कई सारी गड़बड़ियाँ दिखती हैं, कई सारे अगर दिखते हैं, कुछ मेजर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, उसमें कहीं ज़्यादा खराबी तो नहीं है। तो अगर ज़्यादा खराबी बच्चे में होती है तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है, उसमें एनोमली स्कैन में दिख जाता है कि बच्चे का ये ऑर्गन बना है कि नहीं, वो ऑर्गन सही से डेवलप हुआ है कि नहीं, या फिर कुछ खराबी है उसमें। तो डॉक्टर आपको 20 सप्ताह तक आपको बता देते हैं। तो इंडिया में ये रूल है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई खराबी आ जाती है, बच्चा अगर सही नहीं है, तो 20 हफ्ते तक आप उसको लीगली अबॉर्ट कर सकते हो। तो इसलिए ये जो टीफा स्कैन है वो प्रेगनेंसी में 18 से लेकर 20 हफ्ते तक, 22 हफ्ते तक ही किया जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे में कोई खराबी तो नहीं है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिटेल ऑफ फीटस, यानी कि बच्चे की जो शारीरिक बनावट है वो कैसी हुई है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल ऑफ फीटस में जो पहला है वो है हेड एंड ब्रेन का जो स्टडी है, डिटेल है, वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला है क्रैनियल वाउल्ट अपीयर्स टू बी इंटैक्ट विथ नो विजिबल डिफेक्ट। क्रैनियल वाउल का मतलब होता है कि जो हमारा स्कल होता है, जो स्कल यानी कि जो खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के ऊपर एक स्कल कैप होता है, यानी कि ये एक हड्डी होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसको कहते हैं क्रैनियल वाउल्ट। तो उसमें किसी तरह का विजिबल डिफेक्ट नहीं देखा गया है। वो मिनरलाइजेशन इज़ नॉर्मल, यानी कि वो नॉर्मल है। अब लेटरल वेंट्रिकल, तो मैंने बताया कि लेटरल वेंट्रिकल का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन की जो लार्जेस्ट कैविटी होती है उसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। तो उसको उसके फंक्शन को मेज़र किया जाता है। तो लेटरल वेंट्रिकल अपीयर नॉर्मल इन साइज एंड शेप। तो जो ब्रेन का जो लार्जेस्ट कैविटी है उसकी स्पेस को मेजरमेंट किया जाता है, उसके साइज को मेज़र किया जाता है। तो उसका साइज भी जो है वो नॉर्मल साइज है और शेप में है। नो एविडेंस ऑफ बलूनिंग ऑफ फ्रंटल होम सीन, यानी कि उसमें किसी भी तरह का स्पेस या खाली जगह नहीं देखा गया है।
अब साइज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ventricles appears normal. No evidence of hydrocephalus or ventricular megaly. तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है, यानी कि ब्रेन में जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स है, जो स्पेस होता है, उसको मेज़र किया जाता है और उसमें किसी तरह का हाइड्रोसिफेलस यानी कि उसमें किसी तरह का पानी इकट्ठा नहीं हुआ है। अब फैलक्स, ये जो फैलक्स सेरिब्री है वो मिड लाइन में है। फैलक्स ये भी ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो ये भी मिड लाइन में है। अब सेरिबेलर वर्मिस इज नॉर्मल इन साइज, सेफ ट्रांसिबेलर डायमीटर इज नॉर्मल। ये सब सेरिबेलर जो है और ये जो ट्रांस सेरिबेलर है वो सब ब्रेन के पार्ट्स हैं, तो उनका जो शेप है, जो साइज है, वो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। नो एविडेंस ऑफ एनी पोस्टीरियर फोसेक सिस्ट, यानी कि ब्रेन में किसी तरह का पानी का गुच्छा, किसी तरह जो पानी के सिस्ट होता है वो पानी के गुच्छे की तरह होता है, कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो किसी तरह का कोई भी पोस्टीरियर फोसा सिस्ट नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो नेक का जो मॉर्फोलॉजिक है, यानी कि जो गर्दन है वो कैसा डेवलप हुआ है उसको चेक करते हैं। नो एविडेंस ऑफ एनी सॉफ्ट टिश्यू एडिमा फ्लूइड, यानी कि किसी भी तरह का सॉफ्ट टिश्यू एडिमा, जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एडिमा। विथ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक, यानी कि नेक में किसी भी तरह का स्वेलिंग नहीं है, कोई टिश्यू की गांठ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब नो एविडेंस ऑफ एनी नेक मास आर सिस्टिक हाइग्रोमा। अब गले में किसी भी तरह का जो मैंने कहा कि मास, नेक मास या सिस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। अब फेस का नो ओबियस एक्जोफिलिक फेशियल मास इज सीन। अब फेस में किसी भी तरह का एक्जोफिटिक फेशियल मास नहीं है। नजल बोन इज सीन एंड अपीयर्स नॉर्मल, जो नाक की हड्डी है वो नॉर्मल है। नो एविडेंस ऑफ हाइपो और हाइपरलेट्रिज्म, किसी तरह का जो फेस है वहाँ पे स्वेलिंग नहीं दिखी गई है। ऑर्बिट्स आर नॉर्मल, जो भी फेस पे ऑर्बिट्स होते हैं वो नॉर्मल है। अब स्पाइन, जो स्पाइन का मतलब होता है कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसको हम स्पाइन कहते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्पाइन इज मेंटेन इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर एक्सियल सेक्शन, यानी कि जो स्पाइन है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, वो लॉन्गिट्यूडनल है, खड़े है, और उसमें जो भी एक्सियल सेक्शन है वो उसमें मौजूद हैं। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ स्पेलिंग ऑफ पेडिकल्स वर्टिब्रा, यानी कि उसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग या पेडिकल्स नहीं है। देयर इज़ नॉर्मल कर्वेचर एंड बोन मिनरलाइजेशन ऑफ स्पाइन, यानी कि स्पाइन में किसी भी तरह का मिनरलाइजेशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द स्पाइन इज मेंटेन्ड बाय द फीटस, यानी कि बेबी का जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो एक जगह पे नो फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, मेंटेन बाय फीटस। अब अगला जो है वो है थोरैक्स। तो थोरैक्स जो होता है वो बॉडी का एक पार्ट है, जो हमारा नेक है, गर्दन है जो, और नेक से लेकर एब्डोमेन, यानी जहाँ तक हमारा पेट का ऊपर का हिस्सा है, तो नेक से लेकर जो पेट के ऊपर तक का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं थोरैक्स। तो थोरैक्स में क्या क्या आता है? चेस्ट सरकमफरेंस, तो जैसे कि मैंने कहा कि थोरैक्स का मतलब होता है कि नेक से लेकर जहाँ तक एब्डोमेन स्टार्ट होता है वहाँ तक जो हमारा चेस्ट एरिया होता है
उसका सरकमफरेंस मेज़र किया जाता है, यानी कि जो छाती होती है उसका जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है कि नहीं, विद इन द नॉर्मल लिमिट के, यानी कि नॉर्मल उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, नो एविडेंस ऑफ प्लूनरल इन्फ्यूजन। प्लूनरल इन्फ्यूजन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अराउंड लंग्स, यानी कि लंग्स, जो हमारा लंग्स होता है उसके अराउंड जब फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है तो उसको हम कहते हैं प्लूनरल इन्फ्यूजन। लंग मास का मतलब कि लंग्स कैंसर, ट्यूमर विदाउट एनी मेडिटेशन शिफ्ट और एनी मेडिटेशन शिफ्ट का मतलब होता है कि लंग्स में से लंग में स्पेस होता है, उसको कहते हैं मेडिएटिक मास। तो यहाँ पे मेडिएटिक मास, तो मास को ट्यूमर भी कहते हैं। तो लंग्स में किसी तरह का कैंसर नहीं है, किसी तरह का कोई ट्यूमर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, डायफ्रैगम इज़ नॉर्मल। डायफ्रैगम का मतलब होता है कि ये लंग्स के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो हमारा लंग्स है उसके नीचे का जो रेस्पिरेशन का एक मेजर मसल होता है, तो उसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो वो डायफ्राम जो है वो किस हार्निया, उसमें जब वो ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो जाता है तो उसको हार्निया कहते हैं। तो नो एविडेंस ऑफ डायफ्रैगमेटिक हार्निया। अब साइटस इज़ नॉर्मल। साइटस का मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ ऑर्गन इन चेस्ट एंड एब्डोमेन, उसको कहते हैं साइटस। साइटस का मतलब होता है कि जो हमारे चेस्ट में और जो एब्डोमेन में ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो नॉर्मल है, तो साइटस इज़ नॉर्मल। अब यहाँ पे आप सब अगला देखिए, हार्ट। अब यहाँ पे हार्ट का मेज़रमेंट किया जाता है। हार्ट का पैरामीटर क्या है? इकोकार्डियोग्राफी इज़ नॉट परफॉर्म इन दिस स्कैन, यानी कि इस स्कैन में जो है वो इकोकार्डियोग्राफी नहीं देखी गई है। फोर चैम्बर्ड, जो क्या कहते हैं, फोर चैम्बर्ड, यानी कि हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं, तो वो इसमें है। राइट फ्लो एंड लेफ़्ट फ्लो नॉर्मल है। दायां और बायां जो फ्लो हो रहा है हार्ट में वो नॉर्मल है। ऑल द अदर ग्रेट वेसल्स आर नॉर्मल, यानी कि हार्ट के सारे जो वेसल्स हैं वो नॉर्मल हैं। अब यहाँ पे एब्डोमेन, फीटस का जो एब्डोमेन है, पेट है, उसका मेजरमेंट हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको मेजर, वो सही से डेवलप हुआ है कि नहीं। पोजीशन एंड साइज ऑफ फीटल स्टमक इज़ नॉर्मल, यानी कि फीटस जो यूट्रस में, बच्चेदानी में जो बच्चा है उसका जो पेट है वो नॉर्मल साइज में है। स्टमक बबल इज़ प्रेजेंट, यानी कि स्टमक, जो हमारा स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें बबल्स यानी कि एसिड्स होते हैं, तो उसमें बबल्स जो है वो हो रहा है। नो एविडेंस ऑफ डायलेशन ऑफ डिओडेनम इज़ प्रेजेंट, यानी कि डायलेशन, डिओडेनम जो होता है वो स्टमक का पार्ट होता है, तो उसमें किसी तरह का डायलेशन नहीं पाया गया है। बिलियरी डक्ट जो होता है वो नो ओबिशियल डायलेशन, बिलियरी डक्ट एक होता है, उसमें भी कोई डायलेशन नहीं पाया गया है। डायलेशन का मतलब होता है कि उसमें कोई सूजन हो जाता है तो उसको डायलेशन कहते हैं। लीवर जो है वो नॉर्मल इन साइज, इको पैटर्न पे है। बिलिरुबिन, किडनी इज़ नॉर्मल, किडनी जो है वो नॉर्मल है। नो डायलेशन ऑफ पेल्विकल सिस्टम, किसी यूरिनरी ब्लैडर जो है, जो जिसमें यूरिन, जो पेशाब होता है वो इकट्ठा होता है, तो उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, तो वो भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी का जो मसल्स होते हैं, जो हड्डी होती है, उसको हम मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो उसमें ये सब क्या क्या आता है? आल लॉन्ग बोन्स एंड अपीयर्स इन साइज एंड लेंथ, जो बॉडी पूरी, यानी कि जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके पूरे बॉडी के जो लंबे बोन है वो नॉर्मल लेंथ में है, पर्याप्त ग्रोथ हो रहा है।
50 percentile for the present menstrual age. Mineralization of bones appears normal. जो भी मिनरल्स उसमें बोन्स में होने चाहिए वो नॉर्मल है. नो एविडेंस ऑफ फ्रैक्चर प्रेजेंट. बच्चे की जो बोन्स हैं उसमें किसी तरह का फ्रैक्चर नहीं हुआ है. स्कैपुला आर वेल विजुअलाइज्ड. स्कैपुला का जो कंधा होता है उसको हम स्कैपुला कहते हैं, तो वो भी इसमें दिख रहा है. हैंड्स एंड फीट आर सीन नॉर्मल. हाथ और पैर जो हैं वो बच्चे के वो नॉर्मल हैं, उसमें कुछ खराबी नहीं है. तो ये दूसरा पेज था फ्रेंड्स, और उसमें जो ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया गया है कि उनका ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं. अब हम तीसरे पेज पे चलते हैं और उसको पढ़ते हैं और समझते हैं. तो ये देखिए, ये थर्ड पेज है. तो डॉपलर स्टडी फॉर अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 20 हफ्ते के बाद से सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे डॉपलर स्टडी का मतलब होता है कि डॉपलर स्टडी का मतलब होता है कि इसमें जो सोनोग्राफी होती है वो कलर्ड होती है. तो ये नॉर्मल सोनोग्राफी की ही तरह होता है, लेकिन इसमें जो मदर से जो बच्चे को ब्लड फ्लो होता है वो कलर्ड दिखाई देता है, वो रेड एंड ब्लू कलर में दिखाई देता है. और डॉपलर स्टडी में कई जगह के ब्लड फ्लो को देखा जाता है. तो सबसे पहले यहाँ यूटेराइन आर्टरीज को चेक किया जाता है. यूटेराइन आर्टरीज मतलब यूट्रस में जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं. यूट्रस में सही से ब्लड फ्लो होगा तभी प्लेसेंटा के द्वारा वो बच्चे को सप्लाई होगा. तो यहाँ पे यूटेराइन आर्टरीज को देखा जाता है. अब यहाँ पे देख सकते हैं राइट यूटेराइन आर्टरीज और लेफ्ट यूटेराइन आर्टरीज. तो यूट्रस के 2 पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट. तो उसके यहाँ पे दिया गया है कि उसमें कितना उसका जो आर्टरीज है उसका पैरामीटर क्या गया है, तो वो सब दिया गया है. अब आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्प्रेशन यहाँ पे क्या क्या आया है. अब लास्ट ये चल रहा है. तो सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस ऑफ अप्रोक्स 20 वीक्स 3 days. तो यहाँ पे यूट्रस में सिंगल बेबी है, यूट्रस के अंदर है, इंट्रायूटेराइन है, और अप्रॉक्स मतलब लगभग वो 20 वीक्स 3 days का है. नो ओबियस कंजेनाइटल एनोमली नोटेड. कंजेनाइटल एनोमली यानी कि जो भी ऑर्गन्स मैंने सारा पैरामीटर्स जो दिखाया कि नेक का बोन दिखाया गया है कि हाथ में, पैर में, नाक में, कोई भी स्पाइन में कोई भी गड़बड़ी नहीं देखी गई है, यानी कि कोई भी बच्चे के शरीर में बनावटी खराबी नहीं है. तो नो ऑबियस कॉन्जेनाइटल एनोमली नोटेड, किसी तरह का वो नहीं हुआ है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट यहाँ पे दिया गया है क्या क्या चीज़ें इसमें आई है. ऑल द फीटल कैनन एनोमली कांट बी रूल्ड आउट इन द 1 स्कैन. तो यहाँ पे एक चीज़ है कि बच्चे में कई सारी चीज़ें होती हैं जो दिखती तो नहीं है, लेकिन उसकी डिलीवरी के बाद कई सारी चीज़ें पता चलती हैं. तो यहाँ पे वही दिया गया है कि ऑल फीटल कंजेनाइटल एनोमली कांट बी रूल्ड 1 स्कैन, यानी कि एक स्कैन में सारी चीज़ें पता नहीं हो पाती हैं. और दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि ओवरऑल सेंसिटिविटी रेट ऑफ द डिटेक्शन ऑफ कंजेनाइटल एनोमली बाय द USG अप्रॉक्स. तो सारी चीज़ें जो हैं वो T5 स्कैन में नहीं पता चलती हैं. 75 to 80% जो है वो नॉर्मल स्टडी ही देखा जाता है कि नॉर्मल ही इसमें आता है, ज़्यादा चीज़ें इसमें दिखाई नहीं देती हैं. अगर मेजर डिफेक्ट होता है वही दिखाई देता है T5 स्कैन में. एटलीस्ट 40 to 50 फीटस विद द डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम एक बच्चे में बीमारी होती है जो विल हैव नो रिकॉग्नाइज्ड एब्डोमेन, यानी कि मतलब कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही जो
कोई भी चीज़ें पता नहीं होती हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं कि जो बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके कई साल बाद भी उसमें कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। Few of the congenital abnormalities will have no recognition sonography। तो जैसा कि मैंने सब आपसे बताया कि कई सारी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। उसका रूल दिया गया है वही सब यहाँ पे। तो फॉर कंप्लीट फीटल कार्डियक असेसमेंट डिटेक्ट फीटल echocardiography is recommended because of 30 to 22 वीक्स। 18 से लेकर 22 हफ्ते तक, जैसा कि मैंने बताया कि ये टीफा स्कैन जो है वो 18 से लेकर 22 हफ्ते तक ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, टीफा स्कैन जो होता है उसको एनॉमली स्कैन कहते हैं। ये प्रेगनेंसी का बहुत ही ज़रूरी स्कैन होता है, इसको ज़रूर कराना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बच्चे भी अगर कोई ख़राबी है तो वो पता चल जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो वीडियो में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और स्कैन चाहिए या फिर अगर आप प्रेगनेंसी की और भी सोनोग्राफी रिपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिएगा। मैं जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो उस पर अगली बार बनाऊँगी।